दोस्तों, किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति बनूं। लोग मुझसे बातें करें, मुझसे सलाह ले। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वो हमारी ओर आकर्षित हो और लोग हमें अटेंशन दें। पर क्या हम सिर्फ सोचने मात्र से ही प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस वीडियो में आपको 7 ऐसी आदतें बताई जाएगी जिनमें से अगर आप कुछ आदतें भी अपनाते हो तो आप अपने आप को बहुत हद तक बदल पाओगे और लोग आपको अटेंशन देंगे और आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने की राह पर अग्रसर होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दूर किसी गांव में एक मोनू नाम का लड़का रहता था। वह इस बात से परेशान था कि वह प्रभावी इंसान नहीं है। वह बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह अपनी बातों, अपने काम और अपने स्वभाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह एक ऐसा इंसान बने जिसकी सब बात माने, जिसके साथ सब काम करना चाहे और अपना समय बिताना चाहे। लेकिन उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। ना तो कोई उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और ना ही कोई उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। कुल मिलाकर लोगों के बीच वह तो वह था, लेकिन हमेशा खुद को अकेला ही महसूस करता। उसके उपस्थित होने या ना होने से किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। इन सब घटनाओं की वजह से उसका आत्मविश्वास भी दिन पर दिन कम होता जा रहा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। जिस शहर में मोनू रहता था, उसी नगर के बाहर एक बौद्ध भिक्षु भी रहते थे। वह बौद्ध भिक्षु अपने अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उनसे मिलता वह उनसे प्रभावित हो जाता था। बिना उनसे मिले नहीं रह पाते। उनके लिए जरूरी है तो कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बात करने का तरीका, उनके हाव भाव और उनका लोगों को समझना और समझाने का तरीका बहुत ही प्रभावी और आकर्षक था। सभी कहते थे कि वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, जिनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है जो किसी को भी मोहित कर देता है। एक दिन शाम के समय वह लड़का उदास मन के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और कहता है, दोस्त, मुझे तुम्हारी समस्या का हल मिल गया। यह सुनकर मोनू बहुत अधिक खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान? तभी उसका दोस्त बताता है कि मुझे एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला है जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास तेरी इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। यह सुनकर मोनू उसकी बातों से सहमत हो गया। मोनू तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षुक से मिलने के लिए निकल पड़ता है और उन्हें सारी समस्या बताता है कि कैसे वह एक प्रभावशाली इंसान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा इंसान नहीं बन पा रहा है। बौद्ध भिक्षु ने मोनू की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, तो तुम चाहते क्या हो? मोनू ने कहा, लोग कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, तो मैं आपकी तरह ही अपना व्यक्तित्व भी प्रभावशाली कैसे बना सकता हूं? यह सुन बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व यानी अच्छी पर्सनालिटी नहीं बल्कि चरित्र का होना जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ किसी इंसान का व्यक्तित्व अच्छा है तो वह कुछ समय के लिए तो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत ही जल्दी लोग यह समझ जाएंगे कि उसके काम के पीछे कोई ना कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो सभी लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे और तुम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहोगे और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अंदर से बदलना पड़ेगा। तो क्या तुम एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, जी महाराज जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक प्रभावशाली इंसान के अंदर ये 7 आदतें होती हैं जो तुम्हें अपनानी पड़ेगी। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत, सक्रिय यानी प्रोएक्टिव बनो। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बनने का मतलब है कि हमारे आसपास के लोग चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनके अंदर होती है।
वह जो भी नकारात्मक बातें हमारे बारे में बोल रहे होते हैं, उससे हमें उनके नकारात्मक नजरिए का पता चलता है, जिस नजरिए से वह दुनिया को देख रहे होते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति होने का मतलब यह भी है कि हम किसी बुरी परिस्थिति से प्रभावित ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या घर में अचानक कहीं कोई मुसीबत आ जाए। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वह हर हाल में खुश रहता है। ऐसा व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बिना कोई शिकायत किए चुपचाप अपना काम करता रहता है, और जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वह बेलगाम नहीं हो जाता, बल्कि तब भी खुद को शांत और स्थिर रखता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति का उल्टा होता है। प्रतिक्रियाशील व्यक्ति ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाया जाता है। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो वह दुखी हो जाता है, अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वह खुश हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वह खुद भी बुरा बन जाता है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि उसका नियंत्रण दूसरे के हाथों में होता है। दूसरा व्यक्ति जब भी चाहे तो उसकी बुराई करके या उसको गुस्सा दिलाकर उसे परेशान कर सकता है, जबकि एक प्रोएक्टिव व्यक्ति का नियंत्रण पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होता है। उसे कोई भी दुखी या परेशान नहीं कर सकता, जब तक कि वह खुद ना चाहे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है या क्या सोचता है। इसलिए प्रोएक्टिव व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो तुम्हें भी एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बने रहना है, न कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इसका मतलब है कि तुम जब भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो और उसे कैसे पूरा करना है। यानी कि हर काम की शुरुआत में ही तुम्हें उसे करने का कारण और काम को पूरा करने की योजना स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और एक बार जब तुमने अपने काम का क्यों और कैसे पता कर लिया, तो फिर तुम्हारे रोज के छोटे छोटे काम और उसके परिणाम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए, तुम्हारी योजना से मेल खाने चाहिए। अगर तुम हर रोज वही नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य नहीं बन सकते, जैसे कि अगर तुमने अपना वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और तुम हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, पसीना नहीं बहा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रोज के काम तुम्हारे लक्ष्य और उसकी योजना से मेल नहीं खा रहे हैं। तुम्हारी कहने और करनी में अंतर है, और इस तरीके से लोग कभी भी तुमसे प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए अगर तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे काम का कारण और उसे पूरा करने का तरीका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, और साथ ही तुम्हारे विचार और कर्म भी उसके साथ मेल खाने चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी आदत, जरूरी चीजें सबसे पहले करो। एक दिन में हमारे सामने बहुत से काम होते हैं, लेकिन हम हर काम तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण काम क्या है? देखो बेटा, महत्वपूर्ण काम वह है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने का मतलब है कि हम अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्य और अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे महत्वपूर्ण काम भी तुमसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका कारण तुम्हारा अनुशासनहीन होना नहीं, बल्कि यह है कि अब तक तुमने सबसे महत्वपूर्ण कामों को अपने दिल और दिमाग में बिठाया ही नहीं, और कभी यह सोचा ही नहीं कि यह काम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। असल समस्या काम का ज्यादा होना नहीं, बल्कि फालतू कामों को ना नहीं बोल पाने की है। जैसे कि तुम कोई बहुत जरूरी काम कर रहे थे, लेकिन तभी तुम्हारा एक मित्र आता है और कहता है, चल थोड़ी देर घूम के आते हैं और बातें भी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा महत्वपूर्ण काम बैठा हुआ है, तो तुम तुरंत ही उसे पूरी विनम्रता के साथ जाने के लिए मना कर दो, और तुम्हें यही करना है। दिन भर के सारे गैर जरूरी कामों को तब तक ना करो जब तक कि तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे ना हो जाए। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रभावशाली लोग सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले खत्म करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत, किसी भी काम में खुद के फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचो। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों से तुलना और प्रतिस्पर्धा करते हुए जीते हैं। वे अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम्हारे और मैं हारा तो तुम जीते। इस तरह से जीवन हर जीत का खेल बनकर रह जाता है,
लेकिन जो प्रभावशाली लोग होते हैं वे प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि इस दुनिया में सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है और सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। न केवल चीजों के लिए बल्कि आपसी रिश्तों में भी यह नियम लागू करते हैं। जैसे कि जब भी उनका किसी के साथ कोई मतभेद होता है तो वे बात को मन में रखने की बजाय उस इंसान के साथ खुलकर उस बारे में बात करते हैं और कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, जिसमें दोनों की जीत हो, ना कि सामने वाला ठगा हुआ महसूस करें। और ऐसा करके वह मनमुटाव को खत्म करते हैं, साथ ही रिश्तों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। तो अब तुम समझ गए होगी कि प्रभावशाली बनने के लिए तुम्हें खुद के अलावा सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचना होता है। 5वीं आदत, पहले खुद दूसरों को समझने का प्रयास करो, फिर उनसे उम्मीद करो कि वह तुम्हारी बात को समझेंगे। किसी के साथ भी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि किसी भी इंसान की बात को सुनने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचें। तब जाकर हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि आखिरकार सामने वाला हमसे कहना क्या चाहता है। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं, तब हम उसकी भावनाओं को समझे बिना ही उसे सलाह देने लग जाते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तभी हम जान पाते हैं कि असल में वह इंसान कैसा महसूस कर रहा है। और जब हम इस तरीके से किसी की बात सुनते हैं तब जाकर हम उस इंसान को कुछ अच्छी सलाह दे पाएंगे या सच में उसकी कुछ मदद कर पाएंगे। ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह में होता तो ऐसा करता, या फिर एक बार मेरी बात मान कर तो देखो। लेकिन वह कभी भी यह समझने का प्रयास नहीं करते कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, और इसका परिणाम यह होता है कि सामने वाला उन पर कभी भरोसा नहीं करता और फिर ना ही कभी अपनी समस्याएं उनके पास लेकर आता है। इसलिए अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें समझने का प्रयास करो। ऐसा करके तुम उनका विश्वास जीत पाओगे और उन्हें इस बात का भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारे काम के पीछे किसी भी प्रकार का कोई लाभ या उद्देश्य नहीं है। तुम तो बस उनकी मदद करना चाहते हो और फिर इस तरीके से वह भी तुम्हें समझना शुरू कर देंगे। और यही है प्रभावशाली इंसान बनने का 5वां नियम। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, 6ठा नियम, प्रभावशाली लोग आपसी तालमेल और सहयोग के साथ काम करते हैं। वह लोग जो दूसरों को प्रभावित करते हैं इस बात को अच्छे से समझते हैं कि 2 दिमाग हमेशा ही एक दिमाग से बेहतर होते हैं। इसलिए वह एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसानी स्वभाव के कारण आपसे तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सबके अनुभव और दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है और प्रभावशाली लोग इस बात को भी समझते हैं। इसीलिए वह एक दूसरे के विचार और दृष्टिकोण को समझने और स्वीकारने का प्रयास करते हैं और आपसी मतभेद को भुलाकर साथ काम करते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि हर इंसान का अपना अनुभव, सोच और विशेषताएं होती है। जब अलग अलग खूबियों, अनुभव और सोच वाले इंसान एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम का परिणाम एक इंसान की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा और नया होता है। इसलिए प्रभावशाली लोग अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद करते हैं, ताकि वे नई चीजें सीख सके और कुछ नया और सबसे अलग अनुभव पा सके। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि प्रभावशाली लोग अंतिम मदद के लिए खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा रखने के लिए रोज कुछ ना कुछ करते हैं। प्रभावशाली लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वह है उनका शरीर और उनका दिमाग, और वह इसे मजबूत और ताजगी से रखने के लिए रोज कुछ नया सीखते और करते हैं। अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए वे हर रोज कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे कि कसरत या योग अभ्यास करके अपने दिमाग को नई जानकारी से भरने के लिए वे रोज कुछ नया सीखते हैं या पढ़ते रहते हैं। इसके लिए वे किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से बात करते हैं या फिर नई जगहों पर घूमने जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रभावशाली इसलिए होते हैं क्योंकि वे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, खुद को नई जानकारी देते रहते हैं, और भावनात्मक रूप से खुद को ताजगी से रखने के लिए ये लोग ध्यान या एकांत का सहारा लेते हैं। कई बार खुद के अंदर नयापन लाने के लिए ये लोग खुद को कुछ दिनों के लिए बाहरी दुनिया से काट लेते हैं। इसके अलावा यह लोग आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय होते हैं।
इसके लिए यह लोग जो भगवान में आस्था रखते हैं, उनकी पूजा पाठ और आराधना इत्यादि करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो प्रभावशाली लोग लगातार खुद में सुधार लाते रहते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को तरोताजा रखते हैं। और अगर गौर से देखा जाए तो ये सारी आदतों में से यह 7वीं आदत सबसे ज्यादा जरूरी और प्रभावी है, क्योंकि इसके बिना बाकी की 6 आदतें उतनी प्रभावी नहीं रह जाएंगी जितनी उन्हें होनी चाहिए। और कोई भी इंसान कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वह खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा नहीं रखता तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी एक प्रभावशाली इंसान बनने की 7 आदतें जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान प्रभावशाली बन सकता है। बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें सुनने के बाद अब उस लड़के को भी यह भरोसा हो गया था कि इन 7 आदतों को अपनाने के बाद वह भी एक प्रभावशाली इंसान बन सकता है। इसके लिए उसने उन बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने मित्र के साथ वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाएं जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, एक बार एक गुरु और एक शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वह सुखी रहते हैं और आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि यह सोचने और समझने की बात है। अगर यह फूल ये सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था, या फिर यह सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी भी खुलकर पूरी तरीके से खेल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी भी वापस नहीं आ पाएगा और अपनी खुशबू इस प्रकृति में कभी भी बिखेर नहीं पाएगा। इसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपने भविष्य की करता रहता है, भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है, या भूत में जो उसके साथ बुरी घटनाएं घटित हुई हैं, वह उन्हीं के बारे में सोच सोच करके वह अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ ले जाती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसके अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी को साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहे रहस्य भी जान पाएंगे। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वह दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है वे अक्सर आनंद में क्यों होते हैं? यह रहस्य क्या है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि कुछ लोग जीवन में जब सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीजों की व्यर्थता का पता चल जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर यह एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में कुछ भी पाया, जो कुछ भी किया उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हो, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है और अधूरी भी है, उस तक मैं पहुंच नहीं पाता। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया, और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो कुछ भी उसने कमाया है वह कौड़ियों का भाव था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर दिया और वहीं पर जीस। इंसान के पास जीवन में कुछ भी नहीं होता है, उसके पास एक उम्मीद होती है, सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा, वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है, और ऊर्जा सेवा हमेशा भरा रहता है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शेष कभी तो यह पेड़ भी भरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा। अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर आराम करते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। इस समय इस पेड़ को भी ये पता नहीं होगा कि एक दिन ये सूख जाएगा और उसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि ये किसी को छांव तक नहीं दे पाए, उसके ऊपर पत्ते तक नहीं रह जाएंगे।
उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वो कभी इस दौर से अलग हटकर यह देख पाए कि इसका अंतिम चरण उसे कहां तक पहुंचाएगा। जिस दौड़ को वह सबसे आगे निकलकर जीतने के ख्वाब देख रहा है, उसका वास्तव में अंतिम चरण मृत्यु ही है। काश वह कभी जीवन में भी हो जाता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह अपने मन की दौड़ में ठहराकर ये देख पाए कि उसका चरण क्या है और उसका परिणाम क्या होने वाला है। वह तो बहुत कुछ इकट्ठा करने में लगा हुआ है। एक दिन वह सब यहीं का यही रह जाएगा। इकट्ठा करते करते एक दिन उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और फिर उसका शरीर आग में चलकर राख हो जाएगा। लेकिन उसके द्वारा बनाई हुई चीज सब यही की यही पड़ी रह जाएगी। लेकिन इंसान चीजों को इकट्ठा करते करते अपनी जिंदगी को जीना भूल जाता है। वह कभी ठीक से खुलकर हंस भी नहीं पाता, बस इकट्ठा करने में लगा रहता है और इकट्ठा करते करते वह अपने सब सुख, चैन, खुशी सब कुछ खो देता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है जो उसके जीवन में आनंद पैदा करता हो, जो उसके जीवन को एक नई दिशा दें। गुरु ने कहा कि एक योगी ही होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो यह समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है, इसलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास शुरू कर देता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो किस प्रकार शुरुआत उसे करनी चाहिए? गुरु ने कहा कि बिल्कुल कर सकता है। गुरु ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया कि अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर लें तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा। उसकी जो व्यवस्था है वह बिगड़ने लगेंगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद वह गृहस्थ जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जा सकता है वह तरीके सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। गुरु ने उस युवक को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे देता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को वह भूल जाता है। उस पर कभी वह ध्यान ही नहीं देता और उसी वजह से मन और मस्तिष्क को बूढ़े होते चले जाते हैं। उसमें जवानी रह ही नहीं जाती, और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो वे नयापन और ताजगी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले मैं तुम ये बताता हूं। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिनका उसके मन और मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर डालती है। वह जीवन पर्यंत उन घटनाओं को भुला भी नहीं पाता और वही घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से पक्की बैठ जाती है, जो उसके मन में गांठ बना लेती हैं, और भविष्य में जब भी वह कोई काम करता है तो यह घटनाएं उसको प्रभावित करती है। उसके विचारों को, उसके निर्णय को पूरी तरह से यह घटनाएं बदल कर रख देती है। ऐसे मनुष्य की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है। वह सत्य स्वरूप को देख ही नहीं पाता। वह उन चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर तरीके से देखता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बुरी आंखें पत्नी ने आपको धोखा दे दिया है तो आप जीवन पर्यंत बुरी आंखें वाले आदमी को हमेशा धोखेबाज ही समझते रहेंगे। उस पर कभी पूर्ण रूप से आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझने की बात यह होती है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है वह धोखा आपको बुरी आंखों से नहीं मिला, वह इंसान के स्वभाव से मिला है। लेकिन उस इंसान के स्वभाव से हमारे दिमाग में उसका एक चित्र छप गया, उसकी एक छवि बन गई, और वो अच्छा भी। दूसरे आदमी से जब हम संपर्क करते हैं तो बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, और इसी वजह से दो लोगों के बीच गहरे संबंध स्थापित नहीं हो पाते। तो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि वह अपने आप को अतीत की घटनाओं से मुक्त रखे। उन घटनाओं से प्रभावित होकर वह दिमाग में किसी तरह की छवि ना बनाए। कुछ लोग इस बात पर यह सवाल खड़ा कर सकते हैं कि फिर जीवन के अनुभव किस काम में आएंगे। लेकिन समझने की बात तो यह होती है कि हम जीवन के अनुभवों को भी भ्रमित तरीके से जान लेते हैं, सही तरीके से उनसे सीख ही नहीं पाते।
शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे चलते चलते जंगल के रास्ते में पड़े हुए कांटे दिखाई नहीं दिए और अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए उसे पूछा, ये कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसे जिम्मेवार मानते हो? गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेवार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें ये बातें सुना रहा था, या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा रास्ते पर से ध्यान ही नहीं रहा, या तुम इन थपेड़ों को भी जिम्मेवार मान सकते हो जिन्होंने ये कांटे इस रास्ते पर बिछा दिए। तभी शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इसमें मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ में भी अपना काम किया, पर मैं अपना काम होशपूर्वक नहीं कर पाया। अगर मैं चलते समय ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से नहीं खो जाता, तो मुझे ये कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से ही मेरी गलती है। गुरु ने शाबाशी से अपने शिष्य के पीठ को थपथपाया और आगे कहा, घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूर उसे बाहर निकाल दें। और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बैठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वह अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी को कभी नहीं बताते। उसके कुछ उल्टे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह अपने मन की बात, अपने भावनाओं की बात दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, वह जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए भावनाओं को नहीं रोकना चाहिए। ये हमें किसी भी भावना को दबाना नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी भावना को रोकने की कोशिश करते हैं तो वे हमें अंदर ही अंदर खाने लग जाती है। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने को हो रहा है तो चीख चीख कर रोड़ो, अपने आप को रोको मत, उस भावना को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है तो पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस भावना को बाहर निकाल सको। और जब वे भावनाओं अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाती है तो तुम्हारा मन उन घटनाओं को पीछे छोड़ देता है, अर्थात तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, और अगर हम अपनी भावनाओं को बहने दिए तो वह उन सभी बाधाओं को तोड़ देगा, और उस बात को तोड़ने के बाद उसका कचरा उसके मन से निकल जाएगा और उसका दूषित मन भी साफ हो जाएगा, उसके अंदर की गंदगी भी दूर हो जाएगी। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसलिए रखता है कि वह सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चल जाएगा तो वह क्या सोचेगा। इसी विचार से वह अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है और अपनी भावनाओं को दबाता रहता है, लेकिन सामने वाले को वह कुछ भी नहीं बताता। लेकिन अगर वह हिम्मत करके शुरुआत कर सकता है, अपने अंदर की बात अपने किसी करीबी मित्र को बता दे, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, उसका जीवन सुखमय बन सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग में यह आदत बन गई तो जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से कभी नहीं हिचक जाएगा। हम अपने जीवन में इस आदत को 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो सकता है। यह 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उसे करें, अगर बुरा भी सोचते हैं तो भी उसे व्यक्त करें। परिणाम भूल जाए कि परिणाम क्या होंगे। सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें, इससे आपके दिमाग में एक अद्भुत साहस पैदा होगा। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, जब आप किसी मनुष्य के बारे में वह सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद के ऊपर कितना विश्वास बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहां चुनौतियां नहीं होती है वहीं कुछ अभ्यास भी नहीं होता है। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आप सत्य वचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे।
अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वह सब बोलते रहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता हो, लेकिन वह नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच सोचते हैं, और यही हमारे सबसे बड़ी भूल हो जाती है, जिससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठा बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह भी जरूर ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाओं उस इंसान के प्रति उठ रही है, उसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वह काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिससे उसके अंदर उसके प्रति क्रोध की भावनाएं उठने लगती है। लेकिन समझने की बात यह होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वह तो डांटेगा ही अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे। अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिका आपके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावना को उठाएंगे नहीं, तो आप अपनी नजरों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिनों तक करना है, वह यह है कि जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती हैं, कम से कम आपके जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सकते हो। चाहे अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो, वह सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कुछ डर से कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको, और वह इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करें। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है या बुरा होता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, उसको एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करें। इससे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाओं पैदा करता है। तुम अपने मन की सारी बातें कह दो ताकि तुम्हारे अंदर की भावनाओं, तुम्हारे अंदर में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वह पूरी तरह खाली हो जाए। तीसरा अभ्यास जो तुम्हारे मन को खाली रखेगा, वह है योग्य निद्रा का अभ्यास। देखते ही देखते यह चर्चा खत्म करते हुए गुरु और शिष्य उस जंगल को पार करके अपने आश्रम में पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में ना वो बुद्धाएं जरूर लिखेगा। धन्यवाद। अरे, यह भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे जिम्मे है, उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेंगे। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश, पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहां गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था। आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है, उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी ही जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है, तब आप अपने काम को महत्वहीन क्यों